मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। ये कैसा विकास रहा है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनावों के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने एक धरना करके, एक बड़ा प्रदर्शन करके अपनी तैयारियों की शुरुआत की है। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव ने ज़मीन पर उतारा और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। काफ़ी समय से अखिलेश यादव पे इस तरीके के तंज किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है सिर्फ ट्विटर के ऊपर राजनीति करते हैं, वो ज़मीन के ऊपर उतर के राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, उस दिन समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में बढ़ती हुई महंगाई, खास करके पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर और आजम खान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमीर जमाई हैं। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका निभा सकती है। हम अमीर जमाई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी किन मुद्दों को लेकर और किस स्ट्रेटजी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। अमीर साहब, समाजवादी पार्टी में आप मैनिफेस्टो कमेटी में भी हैं और काफ़ी तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं पार्टी के अंदर। क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भविष्य क्या है और उसका भविष्य उत्तर प्रदेश के 2022 में डिक्लेयर होना है। समाजवादी पार्टी सबसे पहले इन डिफेंस ऑफ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिक्लेम द ट्रू वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको रिक्लेम करने का 2022 का चुनाव लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों में ये बात बहुत साफ है कि हम सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट का जो पूरा विज़न था आदरणीय अखिलेश यादव जी का 2012 और 17 का जो पूरा उनका आइडिया था, उस आइडिया पे हम और तेज़ी से 2022 के बाद हम काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में जो हमला किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और संविधान को मिटाया जा रहा है और इस सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। ये कैसा विकास रहा है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपकी इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं।
आज़म खान की रिहाई के मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि आज़म खान पिछले कुछ वक्त से जेल में हैं और उन्हें एक मुस्लिम कद्दावर नेता की शक्ल में देखा जाता है। और अखिलेश के ऊपर घड़ी घड़ी ये आरोप लगते रहे कि अखिलेश ने उतनी कोशिश नहीं करी आज़म खान को जेल से छुड़ाने के लिए जितनी समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को करना चाहिए थी। अब चुनाव करीब आता देख 20% मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए आज़म खान की रिहाई का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। इसके अलावा शिवपाल यादव को पार्टी में वापस लाना एक प्राथमिकता के तौर पे अखिलेश यादव देख रहे हैं। जिस तरीके के पार्टी के सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि शिवपाल यादव से एक अंदरूनी बातचीत चल रही है कि उनकी पार्टी जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसका विलय हो जाए समाजवादी पार्टी के साथ, और अगर विलय संभव नहीं है तो सीटों का बंटवारा हो जाए और कम से कम समाजवादी पार्टी को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचाएं शिवपाल यादव 2022 के चुनाव में। क्योंकि देखा यह गया है कि जब से शिवपाल यादव नाराज़ हुए हैं समाजवादी पार्टी से, तब से समाजवादी पार्टी जो है वो ज़मीनी तौर पे कमज़ोर हुई है और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी तेवर के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अभी हाल में ही प्रियंका गांधी ने लखनऊ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के बाद वहाँ 2 घंटे तक एक अनशन किया। ये अनशन प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर था। लेकिन ये अनशन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पिछले 2 सालों से गांधी प्रतिमा पे किसी भी विपक्षी पार्टी या नागरिक संगठन को प्रदर्शन नहीं करने दिया गया था। ये काफ़ी समय के बाद हुआ कि गांधी प्रतिमा के ऊपर 2 घंटे तक एक प्रदर्शन चला जिसमें सैकड़ों आदमी जमा हुए। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रहे हैं, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, तो इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? महिलाओं के इशू में समाजवादी पार्टी ये समझती है कि हमारे देश में 60% महिलाएं हैं जो मेल नरिश्ड हैं। तो जो पिछला हमारा प्रोग्राम था, जो वृद्धा पेंशन था और जो बेवाओं का जो पेंशन था, जिसे गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, तो हम उस स्कॉलरशिप को और उस पेंशन को दोबारा से हम चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं इंडिपेंडेंट हों और वो जो हैं उनको जो चीज़ें पेंशन या जो हकूक़ थे जो ख़त्म किए गए, उन सारी चीज़ों में हम दोबारा से उसे लागू करना चाहेंगे। आपने अपनी स्ट्रेटेजी की बात की। समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से जानी जाती थी कि मुसलमानों के लिए ये पार्टी बोलती है, मिनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाती है। आपने भी आई डिस्कशन में अपनी कई बातें बताई, मगर मिनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। और पिछले आपका जो मैनिफेस्टो आया था लोकसभा चुनाव में, उसमें भी मुसलमानों का जिक्र नहीं था। ये सवाल अखिलेश जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया भी गया था।
क्या वजह है, क्या कोई दूरी हो रही है मुसलमानों से, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी है मुसलमानों को लेकर? देखिए, मुसलमान दुनिया का दूसरी जो बड़ी आबादी है वो भारत में रहती है, और भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, बंगाल के बाद। बहुत ही साफ है कि समाजवादी पार्टी जो भी धर्म हो, जो भी क्लास हो, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके साथ हमेशा समाजवादी पार्टी ने बहुत ओपनली अपनी सॉलिडरिटी जताई है। चाहे वो सीए का मूवमेंट हो, या सीए मूवमेंट के बाद जिन लोगों को गोलियां लगी इस पूरे डेमोक्रेटिक मूवमेंट में और गोलियों का शिकार हुए। आपको शायद मालूम होगा कि नेशनल प्रेसिडेंट हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने कानपुर से लखनऊ तक उनके घर गए, 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन, जबकि हमारी सरकार नहीं है। और पूरे सूबे में जिन्हें गोलियां लगी थी, 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने मदद की। ये मदद इसलिए कि हम उन सभी कमज़ोर, शोषित, वंचित तबकों से समाजवादी पार्टी एक हमदर्दी रखती है। तो ये जो कैंपेन है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से दूरी इख्तियार करती है, एक्चुअली जो है हम चाहते हैं कि काम हो। और जिस तरह से हाईएस्ट पोलराइजेशन का लेवल पूरे देश में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लेकर हर जगह बनाया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को पहले हम रिक्लेम करें, 22 में सरकार आए। और समाजवादी पार्टी ये इंश्योर करना चाहती है उन सभी कमज़ोर तबकों को, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो अनुसूचित वर्ग के लोग हों, चाहे वो ओबीसी हों या महिलाएं हों, जो डेमोक्रेटिक राइट्स पहले थे समाजवादी पार्टी उन्हें बहाल करेगी, चाहे वो मामला रिप्रेजेंटेशन का हो, विधानसभाओं का हो। उत्तर प्रदेश में किसानों में काफ़ी असंतोष है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर। उसकी वजह 3 कृषि कानूनों के अलावा आवारा पशु हैं और गन्ने की कीमतें न बढ़ना है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में किसान संगठनों से मुलाकात की और मुलाकात करके किसानों को कांग्रेस के करीब दोबारा लाने की एक कोशिश करी है। 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश में जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने चिंता दिखाई। प्रियंका गांधी ने बेरोजगार युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से लखनऊ में पार्टी कार्यालय में मुलाकात की। बताया जा रहा है इसका मकसद ये है कि ये जो बेरोजगार नौजवान है, जिनमें एक असंतोष है सरकार के खिलाफ, इन युवाओं को कांग्रेस पार्टी से किसी तरह से जोड़ा जा सके। पार्टी से जुड़े हुए सूत्र ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान है वो इस चीज़ पे है कि जो ढांचा पार्टी का कमज़ोर हो गया है, उस ढांचे को मजबूत किया जा सके, ताकि पूरी मजबूती के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अपने बल पे लड़ सके। हम समाजवादी पार्टी के बारे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले भी घोषणा कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव में जाएगी, वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यहाँ पर किसी भी पार्टी से मतलब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस है, जिसके साथ उसके जो तजुर्बे रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।